हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले के मैं 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुका हूँ, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 9। अगर वे सारे चैप्टर्स आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके वे तीनों चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ों को आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 में अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो स्टैटिक चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे। स्टैटिक चार्जेस का मतलब चार्जेस का कहीं पर भी मूवमेंट नहीं था, यानी वो एक जगह स्थिर था। चैप्टर नंबर 3 से अब हम लोग चार्जेस का मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जब चार्ज मूव करता है तो करंट का फ्लो होता है। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट होता है, जैसे कि आपको पता है। तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 से जो भी पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में वो मूविंग चार्जेस होंगे, यानी जब चार्ज मूव करता है तो क्या क्या प्रॉपर्टी को शो करता है या क्या क्या हैपनिंग होती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, आज हमारा पहला वीडियो है चैप्टर नंबर 3 का, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, जिसका टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखिए इसके लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ों को आपको जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कैसे होता है, कैसे फ्लो होता है। इफ़ टू बॉडी चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मीन ऑफ कंडक्टिंग वायर, यानी अगर हमारे पास दो बॉडी हैं, दोनों बॉडी क्या है बच्चों, चार्ज्ड है, और दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे चार्ज है। एक हायर पोटेंशियल पर है, एक लोअर पोटेंशियल पर है। और अगर हम लोग मान लो दो बॉडी हैं, जैसे एक मान लीजिए ये पेन है, एक पेन, ये एक पेन है, ये दो अलग अलग बॉडी हैं, दोनों बॉडी को मैं चार्ज कर दिया, इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है। मान लेते हैं ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। तो इन दोनों बॉडी को अगर हम लोग एक कंडक्टिंग वायर से क्या करते हैं, कनेक्ट कर दें, तो आपको पता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए आगे मैं क्या लिखा हूँ, चार्जेस बिगिन टू फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। वही हमने बोला कि जब हम लोग दो अलग अलग पोटेंशियल के बॉडी को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। द चार्जेस कंटिन्यू टू फ्लो टिल द पोटेंशियल ऑफ द टू बॉडीज बिकम इक्वल। और ये फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम न हो जाए। ठीक है, जैसे ही दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्जेस का फ्लो होना रुक जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टिंग कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी यही जब चार्जेस किसी कंडक्टर के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह फ्लो होते हैं, तो उसी समय क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट आपका बनता है। उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम लोग देखेंगे। It is defined as the rate of flow of electric charges through any cross section of a conductor. It is denoted by I, यानी किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है तो ये इसका क्या होगा, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में जितने चार्जेस का बच्चों फ्लो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इसको हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ द करंट इज स्टडी, अगर करंट स्थिर है, वैसे तो स्थिर होता नहीं है नॉर्मली क्योंकि फ्लक्चुएट ही होता है, तो उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर हम लोग मान लेते हैं कि करंट क्या स्टडी, यानी एक कांस्टेंट रेट से करंट का फ्लो हो रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट चार्जेस डज नॉट चेंज विथ टाइम, दैट मीन्स, दैट इज का मतलब होता है, स्टडी का मतलब ये है बच्चों कि अगर करंट का फ्लो एक कांस्टेंट रेट से हो रहा है, यानी समय के साथ इसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं, या इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, देन इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू टाइम। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। तो आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्यू से करते हैं और टाइम को टी से करते हैं। दैट मीन्स आपका जो मेन फार्मूला इलेक्ट्रिक करंट का होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और अगर हम लोग मान लें कि टी टाइम में एन इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो Q इज इक्वल टू एन ही होता है। क्वांटाइजेशन आई थिंक आप पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू एन के इक्वल हो जाता है। एन का मतलब ये हुआ कि टी टाइम में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस है और इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस है। ठीक है, और टी क्या टाइम है। ठीक है, तो ये मतलब इलेक्ट्रॉन है एक तरीके से, एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टी क्या टाइम है। तो टी टाइम में जितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब देखिए नॉर्मली इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्टेडी नहीं होता है। अगर स्टेडी रहता तो ये होता है, लेकिन अगर इसको और हम लोग अच्छे से करना चाहें और थोड़ा सा
मतलब प्रिस्क्राइब करके इसको अगर हम लोग बताएं तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस को या इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं देखिए, क्योंकि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो तो थोड़ा आपको डीप में पढ़ना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ऑलवेज स्टडी, होता ही नहीं है बिल्कुल, एंड हेंस मोर जनरली वी कन्फाइन द करंट एज फॉलोज। यानी अब चूंकि अगर स्टेडी करंट होता तब तो ये डेफिनेशन ठीक है, सही है भाई, कि टी टाइम में जितना चार्जेस का फ्लो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो इलेक्ट्रिक करंट कभी भी स्टेडी नहीं होता, ये हमेशा फ्लक्चुएटिंग होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग मान लें लेट डेल्टा क्यू बी द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन टी टू टी प्लस डेल्टा टी, देन द करंट आई एट टाइम टी इज गिवन बाई। दैट मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर शुरू में मान लेते हैं कोई टाइम टी है और टी से टी प्लस डेल्टा टी यानी डेल्टा टी टाइम बाद, इन दोनों टाइम के बीच में अगर हम लोग मान लेते हैं डेल्टा क्यू चार्जेस का फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग और अच्छे तरीके से करंट को डिफाइन कर सकते हैं। वो होता है आई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यहाँ पर डेल्टा टी का वैल्यू क्या बहुत ही स्मॉल है, टेंस टू जीरो का मतलब बच्चों ये होता है कि ये टी का डेल्टा टी के बराबर नहीं है, लेकिन लगभग जीरो के करीब है। समझ में आ रहा है? तो अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो हम लोग लिखें तो डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड करंट ही ये है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला कि भाई अगर करंट क्या फ्लक्चुएटिंग है तो उस कंडीशन में हम लोग आई को क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डी क्यू बाई डी टी। मतलब यहाँ पर डेल्टा टी का मतलब फिर से आपको मैं बता दूं, डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब ये नहीं होता कि डेल्टा टी जीरो है, ये जीरो के क्या है, नियरेस्ट है, जीरो के करीब है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफाइन करेंगे कब, जब करंट स्टेडी नहीं होगा। ठीक है, मतलब टाइम के साथ इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा। तो चलिए हम आगे हम लोग और बढ़ते हैं, इसमें जो थोड़ा बहुत और बेसिक चीज़ें बची है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक बात आपको और याद रखना है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन आपको ये पता है कि करंट में भाई डायरेक्शन से होता है, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। लेकिन इसके बावजूद भी करंट को स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, अगर कोई आपसे पूछे ऐसा क्यों, तो आप बोलोगे कि करंट भाई स्केलर क्वांटिटी इसलिए है कि इसमें डायरेक्शन तो है, लेकिन वैसे तो आप ये बोलोगे कि भाई डायरेक्शन है तब तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, लेकिन ये ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो नहीं करता है। जो आप क्लास 11 में पढ़े हो, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन के लिए, यानी दो अगर वेक्टर है उनको ट्रायंगुलर लॉ से कैसे ऐड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है बच्चों कि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए करंट को क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। ठीक है, आई होप ये लॉ आप क्लास 11 में पढ़े हो। अब अभी तक आप क्लास 10th में यही जानते थे कि भाई जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन करंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद चूंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम लोग करंट को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और अगर कोई भी अगर क्वांटिटी है, अगर वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी ही बोलते हैं। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। आपको पता है करंट का जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है, और इसको हम लोग कैपिटल ए से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 1 एम्पियर को भी डिफाइन करेंगे कि 1 एम्पियर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अभी आपने फार्मूला देखा कि करंट आई इज इक्वल टू क्या देखा, क्यू बाई टी देखा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर टी का वैल्यू 1 सेकेंड हो जाए, क्यू का वैल्यू 1 कूलम हो जाए, तो उस समय 1/1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो आपका करंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर मैं लिखा हूँ, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्जेस क्रॉस एन एरिया इन 1 सेकेंड, यानी अगर 1 कूलम का चार्ज, ठीक है, अगर 1 कूलम का चार्ज यूनिट क्रॉस एरिया से 1 सेकेंड में क्रॉस करे, एट दैट केस देन द करंट थ्रू दैट एरिया इज 1 एम्पियर। तो इस एरिया से जो करंट का फ्लो होगा वो 1 एम्पियर होगा। इस तरीके से आप इसको और भी मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिख के आपको समझा दूं। जैसे भी आपने फार्मूला क्या देखा भाई कि I इज इक्वल्स टू क्या है, Q अपॉन टी है, ये भी आपने फार्मूला देखा। तो I जो होगा वो 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा, इफ़ Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम एंड T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो आप सोचो कि अगर Q के जगह हम लोग 1 रख देंगे, T के जगह 1 रख देंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा ना। तो ही हमने यहाँ पर बोला भाई कि अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो, तो उस कंडीशन में हमारा ये जो करंट का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है,
और 1 एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम पर सेकंड बोलते हैं। कूलाम पर सेकंड को एम्पियर बोला गया। एम्पियर इसलिए बोला गया भाई क्योंकि एम्पियर नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक करंट का क्या किया था, इन्वेंशन किया था, तो उनके नाम पर, उनके ऑनर पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, ये कूलाम पर सेकंड ही होता है जिसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक यूनिट्स है जो न्यूमेरिकल करते समय आपके काम में आएंगी। 1 मिली एम्पियर को हम लोग 1 MA से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको अगर हम लोग एम्पियर में SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ एम्पियर होता है। वैसे ही 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है उसको 1 μA से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इसको हम लोग एम्पियर में कन्वर्ट करना अगर आपको बोला जाए तो 10⁻6 एम्पियर होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में करंट का वैल्यू देगा, और आप उसको क्या करोगे, पहले एम्पियर में कन्वर्ट करके, क्योंकि आपको पता है कि न्यूमेरिकल करते समय कोई भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको SI यूनिट में हम लोग कंसीडर करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, टॉपिक भी पसंद आया होगा। अगर टॉपिक पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।